आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग राष्ट्रपति के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, यानी राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसकी हम एक सीरीज चला रहे हैं। तो ये दूसरा सीरीज है, दूसरा पार्ट है इस सीरीज का। तो चलिए देर ना करते हुए आज का क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला और कुल मिला के 26वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। यानी यहाँ पे राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो किस सिस्टम से, किस पद्धति से उनका चुनाव करवाया जाता है। पहला है सूची पद्धति, दूसरा है संचयी पद्धति, तीसरा है सापेक्ष बहुमत पद्धति, या चौथा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इसका जो सही आंसर है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आज का अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव किया जाता है क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन मत द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा जो है इनका चुनाव कराया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है यानी यह किसके द्वारा करवाया जाता है, लोकसभा के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा, या निर्वाचन आयोग के द्वारा, या संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। ध्यान रखिएगा, देश में किसी भी तरह का चुनाव होता है वो चुनाव निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाता है। तो भारत का इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव करवाया जाता है राष्ट्रपति पद का भी। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो गई है तो अंतिम ऑप्शन होता है कि वो राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए अपील कर सकता है। अगर राष्ट्रपति की इच्छा हो तो उसे क्षमादान कर सकते हैं। तो ये शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद से मिला है, अनुच्छेद 72, 73, 74 या 75। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति इस अनुच्छेद 72 का इस्तेमाल करके किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं। ये उनको ये पावर देता है अनुच्छेद 72। आज का अगला प्रश्न है कि देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। यानी अगर देश में आपातकाल मतलब इसको इमरजेंसी कहते हैं, इमरजेंसी। तो कहता है अगर देश में इमरजेंसी लगाना है तो इसकी घोषणा आखिर कौन करेगा, क्या प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या विदेश मंत्री। याद रखिएगा, देश में जब भी आपातकाल लगेगी तो उसकी घोषणा जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद के प्रमुख से राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकता है। यानी सिंपल सा बात है यहाँ पे कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के प्रमुख नहीं, एक्चुअली यहाँ पे परामर्श होगा कि यानी कि जब मंत्रिपरिषद जो है वो परामर्श देगा, सलाह देगा राष्ट्रपति को कि जो सो आपातकाल लगा दीजिए, तो कुल मिलाकर के वो कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकता है। तो ये कहता है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 प्रकार के आपातकाल को लगाया जा सकता है। ये कौन कौन है अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे। आज का अगला प्रश्न, निम्न में कौन सही है, राष्ट्रपति शासन ये अनुच्छेद 356 से संबंधित है, या वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 से संबंधित है, या इनमें से दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। ये कैसे हुआ, कहता है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन मिलता है, और वित्तीय आपातकाल लगाना है तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 360 में किया गया है। तो यहाँ दोनों ही आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जाता है।
यानी देखिए कुल मिलाकर के 3 जो आपातकाल लगाया जाता है, वो पहला हमने देखा कि जो है सो राष्ट्रपति शासन, दूसरा हमने देखा वित्तीय आपातकाल, और तीसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर युद्ध होता है किसी दूसरा देश के साथ या आंतरिक युद्ध होता है, खास करके अगर किसी दूसरे देश के साथ बाह्य आक्रमण करता है दूसरा देश, तो उस समय भी हम लोग हमारे देश में क्या होता है, आपातकाल लगाया जाता है। तो कहता है वह किस अनुच्छेद के तहत जो सो ऐसा किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि 356 में क्या था, राष्ट्रपति शासन था, 360 में वित्तीय आपातकाल था। तो एक ऑप्शन यहाँ पे बचता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत जो सो देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा परामर्श ले सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति को किसी सार्वजनिक महत्व के मामले में कुछ सलाह लेना है तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है, लेकिन कहता है किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है, अनुच्छेद 143 या 121 या अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 123। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 143। हालांकि एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ये परामर्श तो ले सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जज इनको परामर्श देगा, इन पर कोई बाध्यता नहीं है कि उसको मानना है। अगर इनको लगेगा कि वो सही परामर्श दे रहे हैं, मानने लायक है तो मानेंगे, नहीं तो ये नहीं मानेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले पहले भारतीय कौन है। पहले और कहिए तो एकमात्र भारतीय जो है जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं देश के, वो कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और याद रखिएगा ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, तो ये लगातार पहले और दूसरे ये दोनों बार जो है सो यही देश के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र भारतीय, यानी कि कहता है कि भारत के इतिहास में ऐसा व्यक्ति जो निर्विरोध रूप से, निर्विरोध का मतलब इसका कोई भी प्रतिद्वंदी ना हो, यानी उसका मुकाबला कोई भी खड़ा ना हुआ हो, अकेले वो खड़ा हुए और जीत गए, वैसे राष्ट्रपति कौन है। क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह या प्रतिभा पाटिल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी। ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एकमात्र राष्ट्रपति हैं निर्विरोध बनने वाले। ठीक है, अगला प्रश्न, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। देखिए अगर पहला में फैसला हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर दोबारा मतगणना करनी पड़ती है। तो ये कौन से राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह या वी गिरी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वी गिरी। ठीक है, तो इन्हीं के समय में जब ये राष्ट्रपति बनने वाले थे तो इन्हीं के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। अगला प्रश्न है, कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। सोचिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह या रामनाथ कोविंद। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और पहले और दूसरे दोनों कार्यकाल के लिए ये उपराष्ट्रपति बने थे। इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस भी मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग होता है। लोकसभा का, ये भी सही है। राज्यसभा का, ये भी सही है। विधानसभा का, इसका तो नहीं होते हैं, लेकिन कहता है संसद का। तो अब देखिए इस लोकसभा का भी होते हैं, राज्यसभा का भी होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है क्या संसद का भी होते हैं। तो देखिए संसद में लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं, ना कि सिर्फ लोकसभा या सिर्फ राज्यसभा का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हुआ, सही आंसर हुआ। संसद द्वारा पारित विधेयक किसके अनुमोदन से कानून बनता है, यानी कि किनके सिग्नेचर करने के बाद ही
कोई भी विधेयक कानून बन जाता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो कहता है ये संसद की बात कर रहा है, यानी केंद्र सरकार की बात कर रहा है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? यानी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति क्या नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यापन, ये भी शक्ति है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना, ये भी वो कर सकते हैं। क्षमादान भी कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि संसद के सदस्यों को संदेश भेजना, ये उनका शब्दशः शक्ति नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति जो है लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, यानी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, लोकसभा के अनुमोदन पर या राज्यसभा के अनुमोदन पर? तो याद रखिएगा, जब भी विघटन की बात आएगा तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब प्रधानमंत्री उसको सलाह देंगे राष्ट्रपति को कि अब लोकसभा का विघटन कर दीजिए, तभी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? यानी कि अगर देश में या किसी दूसरा देश के साथ में अगर वॉर हो जाए तो उस समय कौन जो है युद्ध की बात कर सकता है, युद्ध की घोषणा कर सकता है या युद्ध खत्म होने की घोषणा कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? यानी कौन वोटिंग नहीं करता है? राज्यसभा, ये तो करता है, यहाँ के मेंबर्स भी करते हैं, यानी राज्यसभा भी भाग लेता है, लोकसभा भी भाग लेता है, विधानसभा भी भाग लेता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है विधान परिषद, यानी कि हम लोग इसको जो है सो विधान परिषद कुछ ही राज्य में है, हर राज्य में नहीं है, तो ये जो है सो भाग नहीं लेता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ये भी सही है। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, ये भी सही है। और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ऊपर दिया गया है वो तीनों का तीनों ऑप्शन हमारा सही है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? यानी कि देखिए, राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अधिकार रहते हैं, बहुत तरह के अधिकार रहते हैं, लेकिन जो अध्यादेश जारी करते हैं वो किस तरह का अधिकार आता है? क्या वो विधायी अधिकार आता है, या प्रशासनिक है, या न्यायी है, या फिर वैयक्तिक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये विधायी अधिकार है उनका। अगला प्रश्न, वित्तीय आपातकाल की न्यूनतम अवधि क्या है? यानी अगर देश में वित्तीय आपातकाल लगता है तो कम से कम कितने समय के लिए वित्तीय आपातकाल को लगाना होगा? यानी उससे ज़्यादा लगा सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं लगा सकते हैं। 2 माह या 6 माह, 1 माह या 12 माह? इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 माह। कहता है कि 2 माह से कम आप वित्तीय आपातकाल नहीं लगा सकते। कितने राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान होगी? 2 राष्ट्रपति, 3, 1 या 4? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। कौन कौन थे? एक थे जाकिर हुसैन, कौन थे? जाकिर हुसैन, और दूसरे थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो ये 2 राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। राष्ट्रपति को अपने वेतन पर कितना प्रतिशत आयकर चुकाना होता है? यानी कि उनका जो वेतन होता है उस पर कितना % टैक्स लगता है? हमने पीछे भी बात किया था कि उनका जो कुल वेतन होता है मासिक, वो होता है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए मासिक होता है, और ये बिल्कुल ही टैक्स फ्री होता है। यानी कि इनको कितना % टैक्स देना होगा? 0%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये GST थोड़ी ना है। 2 का आखिरी प्रश्न और आज का भी आखिरी प्रश्न, देश में आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, फ़खरुद्दीन अली अहमद, इंदिरा गांधी, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
यानी फ़खरुद्दीन अली अहमद, यही जो है सो जब देश में आपातकाल लगा था तो उस समय राष्ट्रपति थे। तो आज का जो सेकेंड पार्ट है ये यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको जहाँ भी दिक्कत है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम इसमें और क्या चेंजिंग कर सकते हैं, इसको आप ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।